नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। तो देश की सियासत की हार्ट बीट इस समय अपने चरम पर है। 4 मई की तारीख यानी अब से कुछ ही घंटे बाद ईवीएम का पिटारा खुलेगा और तय होगा कि 5 राज्यों में राज किसका होगा। लेकिन नतीजों को पहले ही बंगाल का पारा 7वें आसमान पर है। एक तरफ एग्जिट पोल है जो बंगाल में कमल खिलने का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ दीदी का आत्मविश्वास जो कह रही है कि खेला अभी बाकी है। ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच जुबानी जंग अब ईवीएम में गड़बड़ी के आरोपों तक पहुंच गई है। टीएमसी कह रही है कि मशीनें हैक हो सकती हैं और बीजेपी कह रही है कि यह हार की हताशा है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल कि बंगाल की इस जीत हार से भी बड़ा है। यह सवाल यह है कि 4 मई के बाद दिल्ली में बैठे इंडी गठबंधन का क्या होगा। और जरा सोचिए कि केरल में कांग्रेस और लेफ्ट एक दूसरे का गला काट रहे हैं और दिल्ली में हाथ मिलाते हैं। अगर बंगाल में बीजेपी ममता के किले में सेंध लगा देती है या असम में कांग्रेस फिर फेल होती है, तो क्या यह गठबंधन फिर बिखर जाएगा या फिर मोदी को रोकने के लिए किसी नए आकार में ढलेगा। क्या 4 मई को गठबंधन की डेट वारंट पर साइन होंगे या फिर संजीवनी मिलेगी। आज अटेंशन में हम इसी पर बातचीत करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों के चुनाव नतीजों में अब बस कुछ ही घंटे बाकी है, लेकिन उससे पहले ही सियासत अपने चरम पर पहुंच चुकी है। दरअसल देश की नजरें टिकी हैं बंगाल पर, जहां मुकाबला सिर्फ सत्ता का नहीं बल्कि सियासी वर्चस्व का भी है। कई एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त दिखाई गई है, लेकिन हर दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहा है और यही दावे अब प्रदेश की राजनीति और सियासत में गूंजने लगे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ममता दीदी एक बार फिर इतिहास दोहरा पाएंगी या फिर इस बार एग्जिट पोल के संकेत सही साबित होंगे। खैर, बीजेपी ने इस बार इतिहास बदलने का दावा किया है। एग्जिट पोल के रुझानों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जनता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकासवाद पर मुहर लगा रही है। चाहे पश्चिम बंगाल रहे या असम के रुझानों के स्पष्ट हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की विकास की राजनीति को अब देश सराह रहे हैं। कांग्रेस ने और अन्य राजनीतिक दलों ने, चाहे बंगाल के परिप्रेक्ष्य में यदि हम बात कर लें कि टीएमसी ने जिस प्रकार से कुशासन दिया था और हिंसा की राजनीति के माध्यम से सत्ता स्थापित करने का जो काम किया था, अब बंगाल भी परिवर्तन के ओर अग्रसर है। बीजेपी बंगाल में बदलाव की बात कर रही है, लेकिन कांग्रेस का दावा है कि एग्जिट पोल अक्सर हकीकत से दूर होते हैं। लेकिन इतना तो साफ है कि कांग्रेस की राह बंगाल में मुश्किल है। लेकिन क्या वो संकट की घड़ी में ममता दीदी का साथ देगी, तो इस पर भी कांग्रेस ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। 5 राज्यों को जो चुनाव परिणाम 4 तारीख को आ रहा है, उसमें निश्चित रूप से राहुल गांधी जी के ऊपर पूरे देश की जनता जनादेश जता रही है। और भारतीय जनता पार्टी की जो कुशासन है, भ्रष्टाचार है और नरेंद्र मोदी का जो झूठा मॉडल है, उसको गिराने के लिए मध्य प्रदेश और पूरे देश की जनता मैदान में आ चुकी है। और 5 राज्य के जो परिणाम आने वाले हैं, वो आपको दिख जाएगा कि भाजपा बहुत बुरी तरह से हारने वाली है। हर चुनाव और हर नतीजे से पहले ऐसे दावे और पलटवार आम हो जाते हैं। लेकिन बंगाल का चुनाव इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ की जीत राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय कर सकती है। बीजेपी के लिए ये प्रतिष्ठा की लड़ाई है, तो ममता बनर्जी के लिए अपनी सत्ता और सियासी पकड़ को बनाए रखने की चुनौती। लेकिन असली तस्वीर सोमवार को ही साफ होगी, जब जनता का फैसला सामने आएगा। तब तक दावों और सियासी बयानबाजी का ये दौर यूं ही जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं 2 वरिष्ठ पत्रकार, आलोक एम इंदौरिया और मोहनलाल मोदी जी। बहुत स्वागत है आप दोनों का। तो इंदौरिया जी, सबसे पहले आप ही की बात, चुनाव तो 5 राज्यों में है। जब शुरुआत हुई थी तब आसाम बड़ा हॉट था, क्योंकि जिस प्रकार से फोटो वहाँ से निकल कर आए थे मुख्यमंत्री के, और जिस प्रकार के हेमंत बिस्वा शर्मा, और बीच में जो जिस प्रकार से हमने देखा कि पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिन भर की सनसनी फैलाई थी, शाम होते होते वो दूसरे मुद्दे में चली गई। फिर विजय का उभार हुआ, हमने देखा तमिलनाडु में, तो लगा कि बाजी पलट जाएगी। और अब जब सब कुछ ईवीएम में कह रहे,
एग्जिट पोल भी आ गए हैं जो एक अलग तस्वीर दिखा रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इस बार चर्चा है बंगाल चुनाव की। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण आप क्या देख रहे हैं, और क्या जो 4 तारीख के लिए जो एग्जिट पोल बता रहे हैं वो एग्जिट होंगे? मनोज जी, बंगाल का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरीके से प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुका है बहुत लंबे समय से। जी, यानी ये प्रतिष्ठा का प्रश्न पिछले बार से ही बना है। जो 2021 में विधानसभा का चुनाव हुआ था, तब से ये प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और येन केन प्रकारेण भारतीय जनता पार्टी बंगाल का चुनाव जीतना चाहती है और जीतने का प्रयास कर रही है। इसके पीछे कई रीजन हो सकते हैं। ममता जी एक बहुत बड़ा रीजन है, इस पूरे ग्रुप को तोड़ना दूसरा बड़ा रीजन है, लेकिन जो सबसे बड़ा रीजन है वो, उसको मैं मानता हूं, भारत का चिकन नेक, जो डेमोग्राफिकल चेंजेस के कारण एक बहुत बड़ा खतरा भारत सरकार के लिए बन चुका है। वो सरकार किसी की भी हो, किसी भी पार्टी की भी हो, देश के लिए खतरा है ना, क्योंकि जी बिल्कुल चिकन नेक देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और मैं समझता हूं मोदी जी या मोदी जी की पूरी टीम इस चीज को लेकर ही काम कर रही है कि चिकन नेक कम से कम सेफ रहे। रहा सवाल बंगाल के चुनाव का, तो अब विपक्षी दल हर एक की अपनी अपनी राय, अपने अपने मुद्दे, अपना अपना विचार, लेकिन जो 8 एग्जिट पोल आए हैं जिनको अपन ऑथेंटिक मानते हैं पत्रकारों की भाषा में, उनमें 6 में बीजेपी क्लियर कट जीत रही है, यानी बीजेपी सरकार वहां पर बना रही है। अब ये 4 तारीख को ही पता पड़ेगा, लेकिन एग्जिट पोल इतने झूठे नहीं होते कि 8 में से अगर 6 एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी को दिखा रहे हैं तो वो गलत है, और अगर ममता बहन को दिखाएं तो वो सही है। तो हमें इसमें एक फर्क लाना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा कि ये जो लेकिन सवाल भी केवल बंगाल को लेकर उठ रहे हैं, तमिलनाडु को, आसाम को लेकर तो कांग्रेस भी कोई बात नहीं कर रही है। वही आपसे कह रहा हूं ना कि बंगाल प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुका है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और आप ये तय मानिए मनोज जी, जिस तरीके से कांग्रेस बंगाल से बाहर हुई, उसके बाद 25 साल कम्युनिस्ट शासन करने के बाद बंगाल से बाहर हुए, वापस कदम नहीं रख पाए बंगाल में। और यह तय मानना कि यदि ममता दीदी या ममता दीदी की तृणमूल कांग्रेस इस बार बाहर होती है तो अगले 25 साल बंगाल को आप गुजरात मान के चलना, बंगाल को आप गुजरात। लेकिन सोशल मीडिया में बड़ी मजेदार जिक्र हो रहे हैं। अभी मैं पढ़ रहा था कहीं, अभी से कुछ देर पहले, कि अगर केरल में हार जाते हैं कम्युनिस्ट तो फिर लाल रंग इस देश में जो है फिर ट्रैफिक सिग्नल में बचेगा। हाँ, सही बात है भाई। बंगाल बेसिकली, बंगाल और केरल 2 ही राज्य इनके पास थे, और त्रिपुरा बहुत पहले चला गया। 25 साल मतलब 15 साल पहले चले गए थे, 25 साल पहले चले गए थे लोग। नहीं, जो बचा त्रिपुरा था वो भी 5 साल पहले चला गया, 10 साल पहले। वामपंथ बंगाल में बचा नहीं, लेकिन विचारधारा है। विचारधारा कभी नहीं मरती, विचारधारा जिंदी रहती है। विचारधारा को आप मार नहीं सकते। विचार कभी नहीं मरते, विचार रहते हैं। लेकिन वो विचारधारा अब केवल केरल में सिमट कर रह गई है, एक स्टेट में। और मुझे तो लग रहा है कि इस बार केरल के रिजल्ट भी बहुत उल्टे होंगे, ऐसा मेरा आकलन है जी। जिस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी पिछले 10 साल में वर्तमान मुख्यमंत्री के खिलाफ इकट्ठी हुई है, और दूसरा सबरीमाला का जो प्रकरण है, सबरीमाला के प्रकरण को लेकर हिंदू वर्ग बहुत ज्यादा नाराज है। आप देखना इसके रिफर्केशन अच्छे नहीं होंगे, ये 4 तारीख को मालूम पड़ेगा। मोदी जी आप कैसे देखते हैं, क्योंकि बड़े पिछली बार भी उन्होंने देखा खेला हो गया, और वाकई खेला हो गया था, लेकिन इस बार मतलब एग्जैक्ट पोल हम देखते हैं, दिशा तो बता ही देते हैं कि चुनाव किस तरफ जा रहा है। वो जो लंबी लंबी पोलिंग सेंटर में हमने बूथों पर लाइन देखी, और 15 बूथों पर जो आज इलेक्शन हुआ उसमें भी लगभग 80% से ज़्यादा वोटिंग हुई है। तो बॉर्डर एरिया के कारण एक वैसे सेंसिटिव था, डेमोग्राफी जिस प्रकार से चेंज हो रही, और जो जिक्र किया प्रधानमंत्री ने बार बार कि उसमें उड़ीसा का भी जिक्र था, उसमें बिहार का भी जिक्र था। बिहार के जो पूर्णिया, किशनगंज के इलाके या बंगाल से सीमा जटी है, वो पूरा एक इलाका एक खतरे की जोन में आ गया था। तो उस लिहाज से भी बीजेपी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। और जो बंगाल का इतिहास है कि 17 चुनाव में 3 पार्टियां रही हैं, कांग्रेस, फिर 30-32 साल तक कम्युनिस्ट, और 15 साल तक टीएमसी। देखिए इसमें क्या है कि एक बात तो बहुत, मैं कह रहा हूँ, चुनाव आयोग की बात करूंगा पहले। चुनाव आयोग बधाई का पात्र है जी। जो परसेंटेज चुनाव का आया है वो इस आरोप को खंडित करता है कि धांधली हुई। चुनाव आयोग ने भाजपा की एजेंसी के रूप में काम किया, या एसआईआर को लेकर जो एक अफवाह फैलाई गई,
परसेंटेज जो वोटिंग का है वो ये तय करता है कि लोगों ने लोकतंत्र में आस्था दिखाई है। हाँ, क्योंकि आप डंडे की जोर पे वोट तो नहीं डलवा सकते हो, भीड़ जुटा बिल्कुल सकते हो। बात है। हाँ, तो परसेंटेज चीज चीज ये कह रहा है कि पहली बार मतदान लोगों ने खुल के किया। दूसरी बात, ये पहला टर्न है जब पश्चिम बंगाल का चुनाव 2 चरण में संपन्न हो गया, और वो भी हिंसा के बगैर। अपवाद स्वरूप घटना छोटी मोटी हुई है, लेकिन ये हिंसा नहीं कही जाएंगी। हिंसा के प्रयास हुए, जो सुरक्षा बल है समय रहते उन्होंने उनको काबू में कर लिया और चुनाव ठीक से संपन्न हो गया। ये दूसरी बात है कि वो सब करने में असफल रहा इंडी गठबंधन, जो वो करना चाहता था और करते चला आ रहा है। तो ये 2 चीजें ये कहती है चुनाव अच्छा हुआ है, और आम आदमी ने शायद पहली बार पश्चिम बंगाल में खुल के वोट दिया। बिल्कुल। क्योंकि वहां की जो प्रवृत्ति हो गई थी वो बड़ी हिंसक हो गई थी, चाहे वामपंथी शासन रहा हो और चाहे फिर वो टीएमसी का शासन रहा हो। हिंसा बिल्कुल एक अभिन्न अंग बन चुका था राजनीति का और चुनाव उसका का। पीछे एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है जो पैरामिलिट्री फोर्स या सेंट्रल फोर्सेज लगी, क्योंकि बाकी जगह पुलिस में आरोप लगता है कि वो बायस्ड हो जाती है कई बार इलेक्शन में, लेकिन केरल पुलिस में ये माफ कीजिए, बंगाल पुलिस पे आरोप है कि वो कैडर की तरह काम करती है। जब कम्युनिस्ट थे तो कम्युनिस्टों के कैडर की तरह काम करती है, और टीएमसी तो टीएमसी के कैडर की तरह। भाई आप सोचिए ना कि जब ये ही ममता जी कांग्रेस की लीडर हुआ करती थी, ये युवा कांग्रेस की लीडर थी, तो इनको मंत्रालय से बाल पकड़ के घसीटते हुए बाहर फेंका गया था। बिल्कुल, फेंका गया था राइटर्स बिल्डिंग, जी हाँ, है ना, राइटर्स बिल्डिंग से उनको बाहर फेंका गया था। तो ये दरअसल शो करता है कि पुलिस कितनी ज्यादा राजनेताओं का मुंह देख के काम करती है। अब हमने उम्मीद ये की थी कि जिस मुख्यमंत्री, अब जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में, जब उनके साथ में इतना बुरा हुआ तो ये उम्मीद लोगों ने की थी, एक तो महिला है, दूसरी बात भुक्तभोगी है, तो शायद ये अच्छा शासन लेके आएंगी। लेकिन इन्होंने जागीर जैसे लोग पैदा किए जो कंट्रोल का राशन खा गए, गुंडागर्दी करना, महिलाओं की आबरू से खेलना, ये चीजें जो, और खासकर डेमोग्राफी जो आपने अभी बार बार इसको, और एक ऐसी सरकार जो माँ माटी और मानुस का नारा देके पहली बार सरकार में आई थी। हाँ, तो लेकिन उसने उस पर काम नहीं किया। ये चलेगा डेमोग्राफी चेंज करने पे, क्योंकि बांग्लादेशी इनको विरासत में मिले वामपंथियों से, और वामपंथियों ने जब देख लिया कि हमारा सूरज अस्त हो चुका है, तो फिर अब ममता की शरण लेना हमारी मजबूरी है। तो जो हिंसा की जो प्रवृत्ति थी वो बदल के कहाँ गई, अब टीएमसी के अंदर। बिल्कुल, जो कल तक वोटर उसका था वामपंथी का, वो अब टीएमसी का वोटर हो गया, और वो कैडर भी इनका कैडर हो गया। हाँ, वो इनका कैडर हो गया, वो ट्रांसफर हो गया इस तरफ। वो भाजपा में समाहित होने में इनको बहुत दिक्कत आती है। एक तो क्या है कि जिस तरह की उनकी शब्दावली है, जिस रूप में पहचाने जाते हैं, ना तो भाजपा इनको हजम कर पाती है और ना ये भाजपा को हजम कर पाती क्योंकि है। आप तो बंगाल छोड़िए, हम तो मध्य प्रदेश में देख रहे हैं कि सिंधिया जी नेताओं को भाई साहब करने लग जाते हैं। वो संस्कृति अलग है भाई। तो बात यही है उसमें कि अब जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में डेमोग्राफी ने अपना काम किया। एक तो एसआईआर ने जो कहना चाहिए फर्जी वोटर था उसको बाहर कर दिया। तो अब क्या हुआ, मक्खन सामने आ गया, जो कचरा था वो बाहर चला गया। तो उस मक्खन में, अब जब मक्खन सामने आ गया और फिर सेंट्रल या फोर्सेज आई, तो अब मक्खन को उम्मीद लगी कि हाँ अब घी निकल सकता है। तो ये मक्खन जो मतदाता के रूप में वोट जो उमड़ा है, अब तो एक तो सीआरपीएफ ने इसको भरोसा दे दिया कि आप खुल के वोटिंग कीजिए, जो भी बदमाशी करेगा वो सीटों के अंदर जाएगा। और हमने तमाम दृश्य भी देखे, और एक आईपीएस बड़े यूपी के चर्चा में रहे। लेकिन आलोक जी, एक और चीज है ना, कि जो चेंजेस की हम बात कर रहे हैं, कि जो पुलिस की बात कर लें या जो मशीनरी की बात कर लें, लेकिन वो बीजेपी के लिहाज से कितना चुनौतीपूर्ण चुनाव रहा है ये। क्योंकि पिछले चुनाव में हमने देखा था कि जब उनके जो चुनावी रणनीतिकार थे ममता बनर्जी के, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि बीजेपी 3 डिजिट में नहीं आई। और उन्होंने इसके लिए पीछे एक लॉजिक दिया था कि ममता बनर्जी तो शुरुआत 30% से करती, उनका इशारा शायद अल्पसंख्यक वोट की ओर से था। वो बीजेपी तब वहाँ 3 पे खड़ी थी और 38 पे पहुंची, और ममता बनर्जी जो 30 पे खड़ी थी, 30 से स्टार्ट लिया, वो 48 तक पहुंची थी। तो अब उसमें क्या चेंज आपको नजर आ रहा है? मनोज जी, मैं आपको बताऊं, क्योंकि पीके ने ये दावा अपने लिए भी किया था बिहार में, लेकिन वो 3% वोट ही ले पाए थे, प्रशांत किशोर। मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी 21 का चुनाव हारने के बाद से ही बंगाल पर काम कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने 21 का विधानसभा चुनाव
19 और 24 का लोकसभा चुनाव की बूथ वाइज लिस्ट बनाई थी, बूथ वाइज। बिल्कुल। कहां पर वो कमजोर थे, कहां पर वो कमजोर नहीं थे, वहां हारने के क्या कारण थे, उस सब पर पूरा वर्क भारतीय जनता पार्टी ने अंदरूनी किया है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया कि उनको ये पता था कि 112 सीटें बंगाल में ऐसी हैं जहां मुस्लिम जो वोट है वो 35 से 70% के आसपास है। बिल्कुल उन्होंने उस पर फोकस नहीं किया, उन्होंने वहां केवल चुनाव लड़ने के लिए लड़ा। लेकिन इसके बाद भी ये उम्मीद वो बिल्कुल कहा यही जा रहा है कि बीजेपी ने 200 सीटों के हिसाब से तैयारी की थी। मैं बता रहा हूं आपको, भारतीय जनता पार्टी ने ये मान के चला कि यहाँ 10 से 15 सीटें उसके बाद भी वो जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी ने जो पूरा फोकस किया वो 182 हिंदू बाहुल्य सीटों पर किया, जिसमें वो 150 जीतना चाहती थी। और मुझे लगता है कि अगर चुनाव के नतीजे आएंगे तो हो सकता है मेरा आकलन बिल्कुल उसके आसपास बैठे जी। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 170 से 190 के बीच में मैं मान के चल रहा हूं, ऐसी फील्डिंग भारतीय जनता पार्टी ने जमाई है। एक सबसे बड़ा कारण आपने शायद गौर नहीं किया होगा और लोगों ने नब्ज टटोलने की भी कोशिश नहीं की होगी। वो जिस बच्ची के साथ रेप हुआ था, आरजी उसकी कर मां देवयानी, रत्ना देवनाथ जी, आपने देखा होगा वीडियो कभी, आपको जो वोटिंग के लिए मांगने वोट जाती थी वो नहीं रोती थी, महिलाएं उससे चिपट कर रोती थी। यानी आप ये देखिए कि कितना साइलेंट काम चल रहा था, कितना भाई सीधी silent बात काम है ना चल कि रहा मान लीजिए किसी महिला को आपने 2000 रुपये दे दिए, लेकिन अगर उसका जवान बेटा और उसका पति बेरोजगार है और उसकी बच्ची जो जवानी की दहलीज पे खड़ी है वो घर से नहीं निकल पाए, तो उस 2000 का वो महिला करेगी क्या? मैं आपसे वही निवेदन कर रहा हूं कि ये समझने की कोशिश नहीं की जो आकलन करता है उनको चाहिए, हमको सेंटीमेंट समझना चाहिए। वो सेंटीमेंट आप देखिए कि किस तरीके से महिलाएं उससे लिपट के रो रही हैं। यानी वी आर अनसेफ, यू आल्सो अनसेफ, हम अनसेफ हैं, उनको सिक्योरिटी चाहिए। और सिक्योरिटी का वादा किसने किया है? भारतीय जनता पार्टी ने। महामानुष पार्टी ने तो वो वादा निभाया नहीं, नहीं क्योंकि ना। आपने जो कहा इसमें एक और चीज जोड़ देता हूं, क्योंकि गृह मंत्री ने खुद कहा था कि ये जो गुंडे हैं वो 23 और 29 को बाहर ना निकले, अगर ये निकले तो 4 के बाद उनको उल्टा टांग के सीधा कर देंगे। और जो बिल्कुल सही ये है। जो पैरामिलिट्री फोर्स है 3 महीने तैनात रहेंगी, हाँ, 150 कंपनी उनकी। क्योंकि हमने देखा बंगाल में प्री पोल इलेक्शन, प्री पोल हिंसा से ज्यादा आफ्टर पोल हिंसा हुई है नतीजों के बाद। लेकिन मोदी जी, कई बार होता है कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टियों के नजरिए से हम देखें तो जनता परिवर्तन चाहती है, लेकिन उसे विकल्प नहीं मिलता है। पिछले चुनाव में भी हमने देखा कि सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा थी, लेकिन उनको शायद ये लगा कि बीजेपी विकल्प बनेगी कि नहीं बनेगी, वो एक हिचक थी। तो इस बार जिस प्रकार से तैनाती हुई, जो आपने जिक्र किया सुरक्षा बलों का, वो हिचक पब्लिक की टूटी है। उनको लगा कि ये स्वाभाविक रूप से ये विकल्प हो सकते हैं, क्योंकि कम्युनिस्ट और कांग्रेस का तो अस्तित्व बचा नहीं है। तो शायद ये वोटिंग परसेंटेज में रिफ्लेक्ट हो रहा है और ये एग्जिट पोल में हमको रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये बहुत स्पष्ट इसलिए भी दिखाई देता है क्योंकि कांग्रेस का वजूद अब पश्चिम बंगाल में रहा नहीं। दूसरी बात, ये बात टीएमसी भी जानती है कि कांग्रेस हमें जीतने नहीं देगी। चुनावों के जानकार है वो भी जानते हैं कि यदि टीएमसी दोबारा जीतती है तो जो इंडी गठबंधन का चेयरपर्सन का पद जो अभी गफलत में पड़ा हुआ है उस पर ममता दीदी दावा ठोकेंगी। तो इसलिए लिहाज से कांग्रेस कभी नहीं चाहेगी कि टीएमसी में दोबारा आए, क्योंकि इंडी गठबंधन ने लेकिन आज उतना गंभीरता से प्रचार भी नहीं किया राहुल या प्रियंका ने, क्योंकि वो अधीर रंजन या 1-2 सीटों पर गए बस। वो भाई वो भी जानते हैं ना, रिजल्ट वो सब भाग चुके थे। तो चलिए, लगता कुछ दिक्कत है। तो इंदौरिया जी, जो मैं सवाल उन्हीं से था मेरा, मोदी जी से भी, कि एक विकल्प जब आपको दिखने लग जाता है तो स्वाभाविक रूप से फिर बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं। जिस तरह की भीड़ मोदी जी के रैली में, उनके जी मोदी जी में, या अमित शाह की रैली में, योगी आदित्यनाथ की इससे एक आपको झुकाव क्लियर होने लगा कि हाँ अब सरकार किसकी आ रही है। और जब ये स्पष्ट हो जाता है और विकल्प जब सामने दिखता है तो वो वोटर जो निराशा से घर में बैठा रहता है, जो तटस्थ है कि ठीक है अपने को क्या लेना देना, वो वोटर बाहर निकलता है। दरअसल ये वो 1-2% वोटर होता है जो हवा के साथ सरकारों को बदलता है, जो फ्लोटिंग वोटर हम जिसको कह सकते हैं। हाँ, उस वोटर ने बाहर निकल के अपना काम किया है और उसी का नतीजा है कि आज 8 में से 6 एजेंसियां ये कह रही हैं सरकार बीजेपी की बन रही है। और ममता जी जिसे सुप्रीम कोर्ट की दौड़ लगा रही हैं, जिस तरह से वो गाना गा रही हैं, तो वहां से भी तो निराशा याद लगी उनको।
तो वो क्लियर हो रहा है कि अब ये बौखला गई हैं और इनको लग रहा है कि अब हमें एक मुद्दा चाहिए, हारने के बाद आगे ढबली कौन सी बजाएं। तो ढबली ने सेलेक्ट कर ली है, SIR का गाना गाना है और पैरामिलिट्री फोर्स का जो उन्होंने भय का वातावरण बनाया, इसलिए हम हार गए, एक उनको ये ढबली बजानी है। और बाकी इंडी गठबंधन जो है इसके बाद में, हाँ ये बात ठीक है, ये चुनाव इंडी गठबंधन को एक करेगा यदि ममता हारती है तो, क्योंकि ममता जी अब चेयरपर्सन की कुर्सी पर दावा नहीं कर पाएंगी अब इंडी गठबंधन में, तो कांग्रेस का रास्ता साफ हो जाएगा इसमें, तो कांग्रेस का दावा बना रहेगा जैसे पहले से था। तो चूंकि ममता को कोई जगह बचेगी नहीं, अब उनको जो फाइट करना है उसके लिए इंडी गठबंधन का एक होना भी आवश्यक है जी। तो ये तय है, विपक्ष एक मजबूती पाएगा और लोकतंत्र के लिए अच्छा लक्षण है, विपक्ष को मजबूत होना चाहिए। लेकिन आलोक जी ऐसा नहीं लग रहा क्या, या आपको ऐसा लगे कि 4 तारीख के बाद हो सकता है कि केजरीवाल भी राहुल गांधी के दरवाजे पर बैठे मिले, क्योंकि पंजाब की चिंता है, लेकिन पंजाब में दोनों स्वाभाविक दुश्मनी है, दोनों के बीच लड़ाई होना है, तो ये एक बड़ा धर्म संकट है। देखिए और फिर वो कम्युनिस्ट जो अगर केरल में हार जाते हैं तो वो क्या दिल्ली में राहुल गांधी के साथ गलवैया करते मिलेंगे या दुख साझा करते मिलेंगे? बड़ा एक दिलचस्प सीन देखने को मिलेगा 4 तारीख की शाम तक। मनोज जी, राजनीति में सब जायज है। राजनीति का एक बेसिक फंडा जो मैं अक्सर अपने इसमें कोट करता हूं, राजनीति में कब हरा बड़ा पेड़ सुखा दिया जाए और कब सूखे हुए पेड़ पर नीम की निवोलियां या आम लग जाए, कुछ नहीं पता। राजनीति निहायत ही अनिश्चित चीज है। यहाँ राजनीतिक लाभ और राजनीतिक नुकसान के हिसाब से यारी और दोस्ती बदलती रहती है, तो कोई बड़ी चीज नहीं है। इनको अपने आप को बचा के रखना है, इन लोगों के अस्तित्व का प्रश्न है, तो क्या करें, मजबूरी है। कम्युनिस्ट कांग्रेस के पास भी आ सकता है, केजरीवाल जो कल तक कांग्रेस को गाली देते थे, कांग्रेस से गलवैया भी कर सकते हैं, और कांग्रेस भी दिल्ली में मिलकर चुनाव लड़ाई था, दिखाते जी। हाँ, पीके चुनाव लड़े था दिल्ली में लड़े, और हो सकता है पंजाब में दोनों हाथ मिला लें कि भाई शिरोमणि अकाली दल या बीजेपी थोड़ा मजबूत हो रही तो मिलकर चुनाव लड़ ले। लेकिन आम जनता के बीच में आपकी क्रेडिबिलिटी होना बहुत जरूरी है। समय बदल गया है, वोटर अब बेवकूफ नहीं है, आप वोटर को बेवकूफ नहीं बना सकते। मीडिया ने, सोशल मीडिया ने हमें बता दिया है, हमारे नागरिकों को बता दिया है कि हमारे राइट्स क्या है। वो मूर्ख नहीं बनता, बहुत सोच समझ के वोट करता है। बंगाल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। बंगाल में उद्योग खत्म, कटबनी क्या नहीं है बंगाल में, महिलाएं सेफ नहीं, और खासकर हिंदुओं को 2-3 शहरों से जिस तरीके से उनके मार्केट खत्म करके उनकी दुकानों को जला के, आपने तो बेरहमी के साथ पिटते हुए सीन देखे होंगे, वीडियो टीवी में चले थे। अरे अभी हमने देखा, अभिषेक बनर्जी कह ही रहे ना कि पिछली बार तो मैं चुप रहा था लेकिन इस बार रहूंगा नहीं, 4 तारीख के बाद का वो अभी से धमका रहे हैं। कल का स्टेटमेंट किस लिए साहब, ये स्टेटमेंट हताशा का लेकिन आलोक जी जो आपने जिक्र किया ना, राजनीति बड़ी बदलती है, लेकिन एक राजनीति का दिलचस्प नजारा हमने कल पंजाब में भी देखा है कि जहां पे भगवंत मान गए तो फ्लोर टेस्ट के लिए और मांग उठ रही है डोप टेस्ट की, तो ये राजनीति की ओर भी हम जा रहे हैं। उस पंजाब में जिसके बारे में कहा जा रहा था उल्टा पंजाब है और उसको ठीक कर दूंगा, तो ये पता नहीं राजनीति का कौन कौन से चेहरे भी देखना बाकी है। बहरहाल वही वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद आलोक जी, आपका भी, मोदी जी आपका भी। तो इस विश्लेषण से एक बात तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ है कि 4 मई की तारीख सिर्फ 5 राज्यों के चुनावी नतीजे नहीं लाएगी, बल्कि भारतीय राजनीति के एक नए अध्याय की पटकथा भी लिखेगी। चाहे बंगाल का खेला हो या केरल की सियासी जंग, असली परीक्षा उस इंडी गठबंधन की है जो फिलहाल उम्मीदों और अंतर विरोध के 2 पार्टों के बीच फंसा हुआ है। अगर नतीजे एग्जिट पोल के मुताबिक रहे तो गठबंधन के भीतर नेतृत्व और साख को लेकर एक ऐसा गृह युद्ध छिड़ सकता है जिसे थामना कांग्रेस के लिए नामुमकिन होगा। और अगर नतीजे उलट रहे तो क्या ये क्षेत्रीय छत्र वाकई दिल्ली में एक साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की हिम्मत जुटा पाएंगे? ईवीएम पर सवाल उठ रहे हैं, दावों के तीर चल रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र में अंतिम सत्य सिर्फ जनता का जनादेश होता है। 4 मई की सुबह वोटिंग मशीनों से वोटों की गिनती शुरू होगी तो जीत हार के शोर में यह भी तय हो जाएगा कि देश की विपक्षी एकता का भविष्य नया आकार लेगा या फिर अपनी ही विसंगतियों के बोझ तले बिखर जाएगा। अटेंशन में आज के लिए बस इतना ही। 4 मई को नतीजों की सबसे तेज और सटीक कवरेज के लिए जुड़े रहिए अनादि टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।